हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वन लाइनर टाइप के हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्व। फ्रेंड्स, चलिए हम ये वन लाइनर वाले क्वेश्चनों की सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। तो जो हमें रेशम कीट की किस अवस्था, यानी कि जो रेशम जो कीट होता है, कीड़ा होता है, वो जो अपने लार्वाओं को छोड़ता है, उस लार्वा से हमें रेशम प्राप्त होता है। किससे? लार्वा से हमें रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक मोती क्या है। तो ये जो एक मॉलस्क होता है, वो एक प्राकृतिक मोती यानी कि नेचुरल पेय होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। तो स्तनियों यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो स्टार्च का जो पाचन प्रक्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? तो वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? हमारे मुख से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड कितना है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो किलोमीटर प्रति सेकंड 3 गुणा -3 = 10⁵ होता है। कितना होता है? ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो एक इलेक्ट्रिक का द्रव्यमान होता है वो माइनस में 0.000 और 55 AMU होता है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होती है। तो जो एक अश्व शक्ति होती है वो 786 वाट की होती है। कितनी होती है? 746 वाट की होती है, ठीक है। आगे है कि किसी ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो किलोवाट घंटा होता है उसे व्यापारिक मात्रक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे हम। आगे है आपका कि ऊर्जा की विमा कितनी है। तो जो ऊर्जा की जो विमा होती है वो mL2T2 होती है। कितनी होती है? mL2T2। आगे है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं उनमें जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। तो जो रेडियम होता है आपका, जो रेडियम होता है वो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। आगे है आपका कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। तो जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने ये खोज की थी कि जो मलेरिया रोग है वो मच्छरों के द्वारा, वो भी मादा मच्छरों के द्वारा फैलता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा होता है। तो सभी को पता होगा जो फल होता है मध्य भित्ति, वो आम का खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागफनी यानी कि के कांटे किसका रूपांतरित होते हैं। तो जो नागफनी के जो कांटे होते हैं वो पत्तियों का रूपांतरित होते हैं। पत्तियों का रूपांतरित कैसे होते हैं? क्योंकि जो नागफनी के पौधे होते हैं वो मरुस्थलों में होते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होती है, अगर चपटी पत्तियाँ होंगी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी, तो वो पानी के ज़्यादा अवशोषण करेंगे, यानी कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो ज़्यादा होगी, तो पानी ज़्यादा खर्च होगा। इसीलिए वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं नुकीली होती हैं ताकि वो पानी को बचा सकें, पानी ज़्यादा उड़ ना पाए, ठीक है। इसीलिए जो पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं? कांटों के रूप में हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनेमो का जो आविष्कार था वो आपका फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने
किया था। तो फ्रेंड्स, जो हम आपको ये क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ये आपके जो PPSC और BSSC जो है, उनके थ्रू जो प्रीवियस ईयरली एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन 32 सालों से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, वही हम प्रीवियस ईयरली वन लाइनर क्वेश्चनों के ये पूरी सारा जो वन लाइनर का जो सार है, हम उसे ही लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये प्रत्येक किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर बिहार का कोई भी एग्जाम हो और ये आप सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे 25,000 क्वेश्चनों से प्लस क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में हमने जो चलाई है, उसमें 25,000 से प्लस क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। डेली हम आपको वीडियो लेके आते हैं 50-50 क्वेश्चनों की, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं लगातार, बस आप यही देखते रहिएगा। तो GS का हो, फिर GS में आपका साइंस हुआ, भूगोल हुआ, जो भी आपके पार्ट आते, राज्य व्यवस्था संबंध, सब इसी में ही कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। यानी कि जब गंगा नदी जो अपने उद्गम स्थल से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर उसे किस नाम से बुलाते हैं, तो वहाँ से वो भागीरथी होती है। ठीक है, आगे है कि कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो जो आपकी हीराकुंड बांध परियोजना है, वो राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। ठीक है, आगे है कि खगोलीय एकक क्या है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है, उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी के केंद्र पर अधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती। क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, इसीलिए जो अत्यधिक ताप होने के बाद भी जो हमारी जो अवस्था है, आंतरिक कोर है, वो पिघलती नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कानपुर में 1857 की क्रांति के जो नेता थे, वो नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है, आगे है कि हुएंग-सांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो जो हुएंग-सांग थे, वो भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। और मेरठ में भी किसने स्टार्ट की थी, जल्दी बताइएगा। तो जो मंगल पांडे थे, उन्होंने सबसे पहले की थी मेरठ से छावनी। आगे हम चलेंगे कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। तो एशिया के जो जापान है, जापान में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपने पे आई होप आप लोगों को ये कंटेंट काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम कवर भी कर पाते हैं। आगे है गरीबी हटाओ को जो नारा था, वो किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ को जो नारा था, कि गरीबी हटाओ का जो नारा था, वो किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। तो वो दिया था आपकी इंदिरा गांधी ने दिया था नारा कि गरीबी हटाओ। आगे है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संलग्न के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है। तो वो है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका थाईलैंड, जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत एवं अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा कौन है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य आपकी डूरंड रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो माउंट आबू जो मंदिर है, आपका जो पर्वत है, वो आपका जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? माउंट आबू। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में। माउंट आबू से आप इसे जम्मू कश्मीर या कहीं हिल स्टेशन मत समझ लेना, ये आपका राजस्थान में है और ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि रेल की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं। तो जो रेलवे
रेलवे की जो रेलवे हैं उसके जो यात्री डिब्बे होते हैं वो कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो वो आपके पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया था, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर थी। ऐसा नहीं किसी एक विशेष क्षेत्र में दिया हो, ये सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, तो मुद्रा और वित्त पर जो रिपोर्ट है वो वर्ष भर प्रकाशित होती है। ठीक है, आगे है कि भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा, तो भारत में जो आर्थिक विकास है वो खराब अव्यवस्थापन सुविधाओं के कारण बाधित रहा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो उत्पादक शुल्क से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे के क्वेश्चनों पर चलेंगे हम। आगे है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो आपके अशु घोष हैं। कौन है? अशु घोष। ठीक है, फिर है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो वो थे आपके धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो वो आपके पुर्तगाली थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में व्यापार किया था। साथ ही ये पुर्तगाली कहाँ पर आए थे सबसे पहले, तो ये कालीकट के तट पर आए थे। और पुर्तगाली में कौन, तो वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो उसका भी श्रेय आपका वास्को डी गामा का भी ही जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, तो खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण है वो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। फिर है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के प्रथम वायसराय हैं। आगे चलेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है, तो मौलिक कर्तव्यों को आपका किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष किससे संबंधित हैं, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो प्रत्यक्षतः प्रस्तावना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि संघ के कार्यकारिणी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो आपके राष्ट्रपति होते हैं प्रमुख। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, तो तब हटा सकते हैं जब उन्हें प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी विशेष मंत्री पर विशेष को हटा सकता है यदि केवल जब प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को सलाह दें तो वो हटा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए, तो वह राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आगे है आपका कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा था, तो वित्त आयोग पर छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा हैं। आगे है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो वो आपके 36वें संशोधन और 1975 अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि शीर्ष स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, तो जो विवेक की स्वतंत्रता होती है वो स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका इटली में है। नेक्स्ट है कि यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है, आगे है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो आपके कैबिनेट के द्वारा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस सीरीज़ के आज की वीडियो के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।